नमस्कार, हमारी खास पेशकश ये बजट नहीं आसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष ओझा। कोविड-19 के बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप खासकर रेजिडेंशियल में एक तेज डिमांड देखी गई। बजट आने वाला है, होम बायर्स हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बायर्स, उनको उम्मीद है कि कुछ और राहत मिलेगी। इस बेहद ही अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं प्रशांत ठाकुर जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम तो आपके कुछ आंकड़े से मैं बात शुरू करूंगा कि 2022 की जो हम सेल्स देखे हैं, हाउसिंग सेल्स, वो काफ़ी उत्साहजनक रही है। लगभग 2014 की बाद की सबसे ज़्यादा हाउसिंग रेजिडेंशियल सेल्स देखने को मिली देश के टॉप बड़े शहरों में। और ये ऐसे समय में रही जबकि प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ रही थी और ब्याज दरें भी बढ़ रही थी। तो सर, आप ये किस तरह का सेंटिमेंट देखते हैं और इंडस्ट्री के लिए क्या यह सस्टेनेबल है? देखिए 2022 अगर आप देखिए सेल्स के हिसाब से रियल एस्टेट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए अभी तक का सबसे अच्छा साल रहा है। इसके पीछे दो तीन कारण, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि कीमतें भी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे, फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दो तीन कारणों की वजह से रहा है। एक तो अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी उससे काफी कम अभी भी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 साल से रियल एस्टेट में आपने देखा होगा बिल्कुल मंदी का दौर था। हाँ, तो बिल्कुल प्राइस भी काफी बढ़ा दी था। सो अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद और थोड़ी सी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी जो मकान जो थी अभी भी लोगों के आय के हिसाब से काफी अफोर्डेबल था। और तीसरी बात ये थी कि काफी ग्रेड ए और रेप्यूटेड डेवलपर्स ने मार्केट को डिसिप्लिन में लाया। रेरा के आने के बाद जो इंस्टेंसेस होते थे प्रोजेक्ट डिले की, प्रोजेक्ट स्टक की, बहुत कम हो गया है। और कोविड के बाद लोगों ने ये भी महसूस किया कि भाई एक फिजिकल एसेट का होना बहुत जरूरी है। तो इन सब तीन चार कारणों की वजह से लोगों ने काफी खरीदारी करी। हालांकि अभी आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपका इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा और आरबीआई को उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ानी पड़े। सर, बजट आने वाला है और एक सबसे बड़ा इसमें सेगमेंट है कि हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि होम बायर्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी बजट में क्या कुछ ऐसे ऐलान कर सकती हैं? आपको क्या कुछ ऐसी उम्मीद है? देखिए इंडस्ट्री को तो काफी उम्मीदें रहती है और एक होम बायर को काफी उम्मीद है। और जैसा आपने बोला कि जिस तरीके से महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है तो अफोर्डेबिलिटी को ठीक रखने के लिए मेरे ख्याल से दो तीन चीजें वित्त मंत्री कर सकती हैं। हालांकि ये होता नहीं होता है अभी कहा कहना मुश्किल है। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि ये जो रिबेट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन था जो काफी सालों से 2 लाख पे फिक्स्ड है, मुझे लगता है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, उसे करीब 5 लाख तक करना चाहिए। सर, एक इसमें और है कि जब हम अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं या बूस्ट देने की बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स के क्राइटेरिया में भी बदलाव की क्या जरूरत लग रही है कि अब वो समय आ गया है जिसमें हमको भी इसमें थोड़ा एक रिविजिट करना चाहिए? और ये बजट भी है, बजट आ भी रहा है। मुझे लगता है रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जिस तरह से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ अगर सुधार लाई जाएगी तो मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा। अभी अभी इसके वजह से आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी थोड़े बहुत ही कम आ रहे हैं मार्केट में। और देखिए इन्वेस्टर का मार्केट में आना हमेशा बुरा नहीं होता। एक एक सही मिक्स ऑफ इन्वेस्टर और एंड यूजर हमेशा मार्केट को वाइब्रेंट रखता है। तो मेरे ख्याल से इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स पे भी एक पुनर्विचार करना चाहिए, जो कि हमारे सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सर, रियल एस्टेट में रेंटल हाउसिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और वो काफ़ी हमने कई सालों से इसको, बीते कुछ सालों में इसको तेजी से इसको उभरते हुए देखा है। अब इसको भी बूस्ट मिल सकता है, ऐसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया। अगर आप सरकार का जो हमारा एफर्ट आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाउसिंग फॉर ऑल, ये तभी मुमकिन है जहाँ पे एक बहुत अच्छा मिक्स ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हम नए मकान बनाएं और लोग खरीदें। और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है रेंटल हाउसिंग को हम अगर प्रमोट करें तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ होम ओनरशिप एंड होम रेंटल मिलके एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इस अर्बन पॉपुलेशन जहाँ पे एक डिसेंट लिविंग है उसके लिए। मेरे ख्याल से रेंट के ऊपर आपका पॉलिसी देखिए आया था एक
अभी तक उसको लागू 3-4 स्टेट्स ने किया है। पर जो मेरे ख्याल से एक पाथ ब्रेकिंग हो सकता है, अगर सरकार रेंटल हाउसिंग को लेकर कुछ डेवलपर्स के लिए कुछ स्कीम लाए, जहाँ पे डेवलपर्स को एनकरेज किया जाए, जहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि सिर्फ रेंटल हाउसिंग के लिए हो। अगर आप देखें बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे रेंटल वहाँ तो कंसेप्ट काफी फल रहा है। तो मेरे ख्याल से डेवलपर्स, जिस तरह से अभी हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसी तरह अगर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोई स्कीम शुरू करे, मेरे ख्याल से बायर और डेवलपर दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, एक हम डेवलपर्स के नजरिए से एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। ये ज्यादातर हम फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर बात करते हैं, और फाइनेंशियल वायबिलिटी आप देख रहे हैं कितनी जरूरी है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पिछले 10 सालों में हमने काफी स्लो डाउन भी देखा, मंदी भी देखी, और पिछले 2 साल से इसमें तेजी आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस या कुछ ऐसे आप छूट या रियायत या कुछ बूस्ट देने की आवश्यकता है, और ये बजट एक अच्छा समय है? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू आपने उठाया है। फाइनेंशियल वायबिलिटी सिर्फ 1-2 पहलू से नहीं होती है। अगर आप देखें हमारे देश में एक डेवलपर को प्रोजेक्ट अप्रूवल लेने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली कि ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। हाँ, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ओवररन हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक डेवलपर मजबूर हो जाता है उस इंक्रीज्ड कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबसे लॉजिकल स्टेप ये होगा कि अगर इस अप्रूवल के प्रोसेस को, बहुत सालों से इंडस्ट्री ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात उठा रखी है, इंडस्ट्री स्टेटस की मांग रखी है, इन 2-3 चीजों के हो जाने की वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल कॉस्ट जो बर्डन है एक डेवलपर का, वो कम हो जाएगा, जो इवेंचुअली आई थिंक पास ऑन होगा। सर, एक चलते हम एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से ये देखा है, खासकर हम देख रहे हैं कि नो डाउट पिछले साल के मुकाबले 2021 के मुकाबले 2022 में रेजिडेंशियल की सेल्स बढ़ी है। एमएमआर रीजन हो या दिल्ली एनसीआर हो, जबरदस्त बिक्री है। लेकिन सर, इसमें एक सेंटिमेंट भी देखा, इस बीच कई ऐसी खबरें आई हैं, और आपके पास भी रिपोर्ट्स हैं, सब की होगी, कि कई बिल्डर्स जो है वो डिफॉल्ट भी हुए हैं, कई प्रोजेक्ट पोजीशन को लेकर सालों से अटके हैं, और इस सेंटिमेंट को लेकर बायर्स के मन में भी एक तरह का डर है और संदेह है। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी चिंताजनक है। आप इस पे अपनी क्या एक राय देते हैं कि इसको कैसे हम लोग एक नॉर्मलाइज किया जा सकता है इंडस्ट्री के विदिन में, और जिससे कि इन्वेस्टर्स भी भरोसे में रहे और निवेशक भी भरोसे में रहे, और ये डिफॉल्ट जैसी चीजें ना हो, और होम बायर्स को समय पर उनका फ्लैट मिल सके या जो भी घर मिल सके? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। हालांकि रेरा के आने के बाद चीजें काफी सुधरी हैं, पर मेरे ख्याल से रेरा अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, काफी टाइम लगेगा। रेरा के पास एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं, वो एक जजमेंट पास ऑन कर सकती है, पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इधर मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि बायर्स को भी थोड़ा अब सजग होना चाहिए। काफी अब जानकारी आपको इंटरनेट के थ्रू या रेरा के वेबसाइट पे उपलब्ध होती है। तो मेरे ख्याल से आप रेरा के होने के बावजूद भी आपको ड्यू डिलिजेंस खुद से करना चाहिए। डेवलपर के 3-4 पुराने प्रोजेक्ट में क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रेरा तो डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए अप्रूवल के लिए। ये तो बायर्स की तरफ से हो गया, क्या वो सावधानी बरत सकते हैं। सरकार भी मेरे ख्याल से काफी इस तरफ कोशिश कर रही है। कोर्ट्स भी काफी सख्त इस बार रवैया उन्होंने अपनाया है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे रेरा मजबूती प्राप्त कर रहा है, और आपने देखा होगा जिन जिन राज्यों में रेरा काफी स्ट्रांग है, वहां पे बिक्री काफी अच्छी रही है, रियल एस्टेट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से डेवलपर के हित में भी है कि अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आए तो बिक्री और उनके रेपुटेशन पे काफी इजाफा होता है। आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, मेरे ख्याल से रेरा अपना असर दिखाना काफी तेजी से शुरू कर चुका है, और आगे काफी स्ट्रेंथन होगा ये इंडस्ट्री। प्रशांत जी, आपने बड़े ही बाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिए, और एक उम्मीदें बताई और जरूरतें बताई कि क्या जरूरत है और बजट क्यों जरूरी है। सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।